हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं पाल वंश को। पाल वंश हमें जब हम बिहार का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ना होता है, साथ ही साथ जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी हमको पाल वंश पढ़ना होता है। तो पाल वंश महत्वपूर्ण है और आने वाला जो एग्जाम है, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो जो मेंस होने वाला है, या फिर इन्फोर्समेंट वाला जो प्री का एग्जाम होने वाला है, या फिर जो 66वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में पाल वंश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाल वंश ने जब बंगाल में शासन किया तो बंगाल के साथ साथ उसने बिहार पर भी पूरे शासन किया है, तो ये बिहार के भी शासक पाल माने जाते हैं, इसीलिए पाल वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम पाल वंश को देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की। तो इसके संबंध में विभिन्न विद्वान विभिन्न नाम बताते हैं। जो सर्वसम्मति का नाम है वह है गोपाल का, अर्थात गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। जो पाल वंश है वह 750 से लेकर के 1161 ईस्वी तक चलता है। इसके संस्थापक गोपाल माने जाते हैं। लेकिन हुआ यह था कि बंगाल में शशांक के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक पैदा नहीं लिया था, अर्थात कोई शक्तिशाली शासक स्थापित नहीं हो पाया था, जिसके कारण पूरे बंगाल में अराजकता फैल गई थी। और इस अराजकता को दूर करने के लिए वहां की आम जनता ने मिलकर के एक फैसला किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोपाल को अपना राजा चुन लिया। तो गोपाल ऐसे पहले शासक माने जाते हैं जिनको आम जनता ने चुना था, अर्थात यह आम जनता द्वारा चुने हुए राजा माने जाते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो जो गोपाल का शासनकाल चलता है वह 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक चलता है, अर्थात गोपाल ने 20 वर्षों तक शासन किया। अगर हम गोपाल के महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो इसमें से जो सबसे पहला काम है वह है कि जो पूरे बंगाल में अराजकता फैल गई थी उस अराजकता को गोपाल ने समाप्त कर दिया। तो इनका सबसे जो महत्वपूर्ण काम माना जाता है वह कि जो बंगाल और बिहार दोनों में अराजकता का माहौल हो गया था, कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, जिसके कारण छोटे छोटे शासक जन्म ले रहे थे और उनके बीच आपसी संघर्ष चलता रहता था। तो उसको गोपाल ने दूर कर दिया और एक मजबूत पाल वंश की नींव डाल दी। इनके दूसरे कार्यों की बात करें तो गोपाल के किसी सैनिक अभियान की जानकारी नहीं मिल पाती है, केवल एक देवपाल का मुंगेर अभिलेख मिल पाता है, जिससे हमें पता लगता है कि गोपाल ने समुद्र तट तक विजय प्राप्त किया था। लेकिन इतिहासकार इसे भ्रम बताते हैं। वह कहते हैं कि गोपाल ने अगर समुद्र तट तक विजय प्राप्त किया था तो फिर गोपाल के बाद जो अगले शासक धर्मपाल आते हैं वो धर्मपाल साम्राज्य को और बढ़ाते, क्योंकि वो गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली शासक थे। जबकि धर्मपाल के समय में समुद्र तट का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि पाल वंश के अंतर्गत समुद्र तट आता था। तो इसलिए लेकिन परीक्षा में कभी पूछ सकता है कि जो गोपाल हैं उनके युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, खासकर बिहार वाले एग्जाम में। तो यह देवपाल के मुंगेर अभिलेख से प्राप्त होता है कि गोपाल ने समुद्र तट तक विजय प्राप्त किया था। गोपाल के बाद जो अगले शासक आते हैं वो धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल गोपाल के ही पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। जो धर्मपाल थे उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधि ली थी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक। इसी तरह से और जो परम भट्टारक उपाधि मिलता है वह इनके अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। अभिलेख से यह पता लगता है कि ये परम भट्टारक थे। अगर हम इनके शासन पीरियड की बात करें तो 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक धर्मपाल का शासन चलता है, अर्थात 40 साल तक धर्मपाल ने शासन किया। और ये जो 40 साल था ये बंगाल का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि धर्मपाल ने जो बंगाल पहले राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रहता था उसको धर्मपाल ने राष्ट्रीय राजनीति में खड़ा कर दिया और एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया। इसलिए धर्मपाल का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। अगर हम इनके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों की चर्चा करें या फिर महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करें तो उसमें से जो पहला है वह है कि कन्नौज के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें पाल वंश को इन्होंने एक प्रतिभागी बनाया। अभी तक केवल जो गुर्जर प्रतिहार थे वही कन्नौज पर अपना अधिकार जमाते थे। कन्नौज जो क्षेत्र पड़ता है
वह गंगा यमुना के द्वाब में पड़ता है। हम आपको मैप नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो गंगा यमुना के बीच जो द्वाब का क्षेत्र था उसी में कन्नौज पड़ता था और उसी के बगल में गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे। इसलिए गुर्जर प्रतिहार उसको अपना वास्तविक अधिकार मानते थे, लेकिन जो धर्मपाल थे वह मानते थे कि पाल साम्राज्य का जब विस्तार होगा, अर्थात जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो उसमें कन्नौज हमको मिलना चाहिए, पाल वंश को मिलना चाहिए। अब ये दोनों तो पहले से लड़ ही रहे थे, इस बीच में राष्ट्रकूट आ जाता है और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने का श्रेय धर्मपाल को जाता है और ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है, इसमें से जो पहला इनको लड़ाई लड़ना पड़ता है वह गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज से लड़ना पड़ता है। और वत्सराज से जब इनकी लड़ाई होती है तो वत्सराज इनको पराजित कर देता है और कन्नौज पर वत्सराज का अधिकार हो जाता है। उस लड़ाई में धर्मपाल हार जाते हैं, लेकिन वत्सराज के पास भी कन्नौज नहीं रह पाता है क्योंकि राष्ट्रकूट के जो जब शासक ध्रुव कुमार आते हैं तो वो वत्सराज को पराजित कर देते हैं और वत्सराज को पराजित करने के बाद फिर वो धर्मपाल से भी लड़ाई करते हैं क्योंकि कन्नौज पर अधिकार धर्मपाल भी अपना जता रहे थे। तो धर्मपाल के साथ ध्रुव का लड़ाई होता है, ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट शासक था, तो उस लड़ाई में भी धर्मपाल हार जाते हैं ध्रुव कुमार से। तो दो लड़ाई हारे, पहला वत्सराज से हारे, दूसरा फिर ध्रुव कुमार से हारे, एक गुर्जर प्रतिहार से हारे, दूसरा राष्ट्रकूट से हारे। और उसके बाद ध्रुव कुमार बहुत दिन तक यहाँ पर शासन नहीं करते हैं और वो फिर से अपनी राजधानी लौट जाते हैं। जैसे ही वो राजधानी लौटते हैं उसके बाद फिर से धर्मपाल कन्नौज पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। वहां पर दो स्थानीय शासक का नाम आता है, एक आता है इंद्रायुध और दूसरा आता है चक्रायुध। तो जो चक्रायुध था वो पाल वंश का समर्थक था, जो इंद्रायुध था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का समर्थक था। तो जब पाल वंश कन्नौज पर अपना अधिकार करेगा तो वहां का प्रशासक चक्रायुध को नियुक्त करेगा। यह भी प्रश्न देखा जाता है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो उसमें पाल वंश ने किसको गद्दी पर बैठाया। तो जब पाल वंश का सपोर्टर चक्रायुध होगा तो वो चक्रायुध को बैठाएंगे, जब गुर्जर प्रतिहार कन्नौज को जीतेंगे तो वही चक्रायुध के भाई इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा देंगे। तो जब धर्मपाल कन्नौज पर कब्जा करते हैं तो फिर चक्रायुध को वहां का प्रशासक बना देते हैं और कन्नौज पर जो इनके अधिकार की बात है वह दो अभिलेख से मिलता है, एक खलीमपुर और दूसरा भागलपुर। जो बिहार वाला अभिलेख है, जैसे भागलपुर अभी इससे पहले हम गोपाल वाले में देखे थे मुंगेर का अभिलेख, इसको हमको याद रखना है क्योंकि जब बिहार वाला एग्जाम होगा तो उसमें बिहार के अभिलेख से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भागलपुर अभिलेख है उससे हमें पता लगता है कि कन्नौज पर धर्मपाल का अधिकार हो गया था। इससे आगे अगर हम चर्चा करें तो धर्मपाल भी कन्नौज पर पूरा अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं क्योंकि उधर राष्ट्रकूट के शासक जो ध्रुव थे उनके बाद अगले शासक गोविंद तृतीय आते हैं। गोविंद तृतीय ने धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। तो जब कन्नौज पर गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था उसका अधिकार हो जाता है, तो जैसा कि हम देखते आए हैं कन्नौज किसी के पास भी अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। तो फिर से वही होता है, जैसे ही गोविंद तृतीय कन्नौज को जीत करके फिर से अपनी राजधानी वापस जाते हैं तो फिर जो गुर्जर प्रतिहार के शासक थे नागभट्ट, वो कन्नौज पर हमला कर देते हैं और जो धर्मपाल का प्रशासक चक्रायुध था उसको परेशान करते हैं। तो फिर होता यह है कि चक्रायुध डर करके भाग जाता है और धर्मपाल के पास वापस आ जाता है और फिर धर्मपाल का नागभट्ट के साथ युद्ध होता है और वह जो युद्ध होता है वह मुंगेर में युद्ध होता है। इसे मुंगेर की लड़ाई कहा जाता है, इसलिए यह बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंगेर की जो लड़ाई है वह गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट और धर्मपाल के बीच होता है और इस युद्ध में धर्मपाल फिर से पराजित हो जाता है। अर्थात जो मुंगेर की लड़ाई थी उसमें धर्मपाल पराजित हो जाता है और नागभट्ट जीत जाता है। लेकिन नागभट्ट के हाथ में भी कन्नौज बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। जब हम धर्मपाल के बाद अगले शासक देवपाल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि अंततः फिर देवपाल ही कन्नौज पर कब्जा कर पाता है। इसके साथ साथ अगर हम धर्मपाल के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें
जो कि एग्जाम में आता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि जो धर्मपाल थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, जो कि आमतौर पर जो प्री का एग्जाम होता है उसके सिलेबस में नहीं रहता है कि पाल वंश के शासक किस जाति के थे। तो जो मेंस का होता है या फिर जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर पढ़िएगा तो उसमें यह चर्चा का विषय होता है। वहीं पर यह तर्क दिया जाता है कि जो पाल वंश के शासक थे हो सकता है वह गैर क्षत्रिय रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर जाति तय किया जाता है। तो कारण चाहे जो भी रहा हो, धर्मपाल जो थे या पूरा पाल वंश आप देखिएगा वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का समर्थक था। धर्मपाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कई विहार की स्थापना किया, मरम्मत करवाया और साथ ही निर्माण करवाया। इसके साथ साथ यह विद्या प्रेमी भी माना जाता है, कला प्रेमी भी माना जाता है। हम अलग से पाल कला को देखेंगे क्योंकि वो बीपीएससी मेंस में भी एक फुल लेंथ क्वेश्चन रहता है कि कैसे नालंदा में मूर्ति कला चल रहा था, साथ ही चित्रकला किस प्रकार पाल वंश में चल रहा था, और स्थापत्य कला को भी देखेंगे। लेकिन एक जो प्रश्न पूछा जाता है धर्मपाल से संबंधित, वह पूछा जाता है कि धर्मपाल के दरबार में कौन विद्वान रहते थे। तो धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र नामक विद्वान रहते थे। इन हरिभद्र का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जाए। इसके साथ साथ धर्मपाल को क्यों याद किया जाता है, तो धर्मपाल को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बंगाल को पहचान दिलाया। धर्मपाल के अलावा एक शशांक ही ऐसा शासक हुआ था जिसने बंगाल को पहचान दिलाया था। तो शशांक के बाद फिर धर्मपाल ही आए जिन्होंने बंगाल को वो सम्मान फिर से दिलाया और पहचान दिलाया, इसलिए धर्मपाल को देखा जाता है। अगले वीडियो में हम शेष पाल वंश के शासक को देखेंगे, जिसमें देवपाल और महिपाल प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा होती है और जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।